नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस पर हम लेकर आए हैं सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर और राइटर सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना जरूरी है। सत्य को आवाज देना और भी ज्यादा जरूरी है। सत्य में आपको पूरा देश दिखेगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेंगी और वो सत्य भी नजर आएगा जो अक्सर कई परतों के नीचे दबा होता है या फिर जिसे दिखाने का साहस अमूमन आमतौर पर नहीं होता। सबसे पहला सत्य, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी देश के लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था होती है वो होती है संसद। और इन दिनों देश की सियासत का सत्य यही है कि संसद से लेकर सड़क तक संग्राम ही संग्राम है। राजनीति संसद की कार्यवाही पर हावी है। बीजेपी के लिए राहुल गांधी की माफी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा या फिर कहें वन लाइनर एजेंडा नजर आ रहा है, तो कांग्रेस भी अडानी पर आर पार के मूड में नजर आ रही है। संसद आज 5वें दिन भी नहीं चल पाई। जैसे ही शुरू हुई ठीक वैसे ही महज कुछ मिनट्स में संसद को स्थगित कर दिया गया। लेकिन संसद जरूर बाधित है, संसद की कार्यवाही जरूर नहीं चल पा रही है, लेकिन सड़क पर सियासत की हल्ला बोल की जो रवायत है उसमें कहीं कोई कमी नहीं, वो लगातार जारी। मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि कभी भी तख्तियां, नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है। संसद में राहुल गांधी की माफी और अडानी पर जेपीसी को लेकर मचा हंगामा पूरा भारत देख रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ संसद चलने को लेकर चिंता कम है और राजनीति हावी है। सदन में राहुल गांधी माफी मांगो के भी नारे गूंजते सुनाई दिए। पिछले 4 दिन से संसद घंटा 2 घंटा चल भी रही थी। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर संसद में जवाब रखेंगे, लेकिन हंगामा इतना बरपा कि सांसद वेल तक पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे और आखिरकार संसद को 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी राहुल गांधी पर बेहद हमलावर है। देश के बाहर देश के अपमान को बीजेपी ने कोर एजेंडा बना लिया है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है। मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सकें कि रूल से हाउस चलता है। लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफ़ी मांगे। आज मैं इतने कह सकता हूँ, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर। दूसरी तरफ कांग्रेस का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस का थिंक टैंक ये मानता है कि राहुल गांधी ने ना कुछ गलत कहा है और ना वो माफी मांगेंगे, बल्कि जितना मुखर सत्ता पक्ष नजर आ रहा है उतनी ही मुखरता से कांग्रेस ने भी विपक्षी दलों के साथ मिलकर सदन के बाहर जमकर विरोध जाहिर किया है। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला जरूर सारी बातें वहाँ पर बताएंगे। तो इसीलिए वो डर रहे हैं
क्यों मौका नहीं दे रहे? मैंने तो बार बार यही कहा है कि राहुल गांधी कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। उसने कभी नहीं मांगा कि विदेशी ताकत हमारे देश में आके हमारे लोकतंत्र को बचाए। ये सब फ्रैंकली बकवास है। वो जो कहा था, उसने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, और उसने कहा कि आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि पूरा दुनिया को जानना चाहिए हमारे लोकतंत्र का, हमारे एक ग्लोबल पब्लिक गुड है, पूरा दुनिया का एक यही कह रहा था। इसमें मैं तो कोई गलत बात नहीं सुना, और मुझे नहीं लग रहा कि इसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। राहुल वर्सेस अडानी का शोर सोमवार तक के लिए संसद में भले ही थम गया हो, लेकिन मौजूदा हालात देखकर ये लगता नहीं कि सड़क पर सियासी संग्राम थमता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और आज पांचवा दिन, और अब 20 तारीख तक के लिए संसद स्थगित, यानी कि सोमवार को संसद अब बैठेगी, संसद खुलेगी, लेकिन तब भी कामकाज होगा कि नहीं होगा, सवालिया निशान इस पर बना हुआ है और सड़क का संग्राम चल ही रहा है। मेरे सहयोगी माफ कीजिएगा, कमलेश इस समय मेरे साथ पार्लियामेंट के बाहर से मौजूद हैं। कमलेश, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां की कार्यवाही पिछले 5 दिनों से बाधित है और अगले कुछ दिनों तक नहीं चलेगी क्योंकि संसद स्थगित कर दी गई है। ये बताएं दरअसल कि अडानी पर जेपीसी, राहुल गांधी की माफी, एक तरफ ये है कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को एक तरीके से मौका दिया देश के लोकतंत्र पर हमला करने का, बोलने का, दूसरी तरफ ये है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस बीच करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के जा रहे हैं। किस तरीके से ये डेडलॉक सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अभी मोड दिख रहा है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, उसके चलते तो लगता नहीं कि संसद का जो ये डेडलॉक है ये टूटेगा सोमवार को भी। देखिए, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार या सत्ता पक्ष ये वेट कर रही है कि विपक्ष में जो 16 पार्टियों का जो एकजुटता दिखाया जा रहा है उस दल में कहीं ना कहीं दरार पैदा हो और उसकी सुबगाहट शुरू हो गई। टीएमसी अलग लाइन ले रही है। सीएमटी के सांसद सुब्रत बनर्जी ने आज साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी नेता विपक्षी पार्टियों का बिग बॉस ना समझे, वो अलग भी और सारे इश्यूज हैं पार्लियामेंट उठाने के लिए। तो सरकार इसी दिन का वेट कर रही थी। सरकार को लगता है कि 16 पार्टियों का जो एकता बनी है वो टूटेगी, और राहुल गांधी के मुद्दे पे बहुत सारे विपक्ष के सांसद ये मानते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने जो बातें बोली गलत बोली है। ऐसी स्थिति में सरकार को लगता है विपक्ष की एकजुटता भंग होगी और उसके बाद सरकार संसद को चला पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी खेल है कि विपक्ष को लगता है, आप याद जी कमलेश प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, देखिए, दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार जिस तरह से राहुल गांधी के एजेंडे को सरकार ने हाईजैक किया है, उसके बाद से आप देखिए कोई भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मसला नहीं उठा रहा है। सारी पार्टियां राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। सरकार भी चाहती है इर्द घूमे और विपक्ष पार्टियां जो सरकार ने पिच बनाई उस पर बैटिंग कर रही है। लिहाजा दोनों ये सरकार को सूट कर रहा है। अब देख, सरकार ये वेट कर रही है कि विपक्षी एकता टूटे और अभी कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़े संसद में और उनका काम आसान हो जाए। बिल्कुल, तो यानी कि ये माना जा सकता है कमलेश कि अभी फिलहाल विमर्श का केंद्र राहुल गांधी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर पिछले 9 साल का रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस इस समय सबसे ज्यादा जीवंत नजर आ रही है। भले ही विरोध के सुर हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश है, लेकिन इस समय जो संसद में नजर आ रहा है वो कांग्रेस के एग्जिस्टेंस के लिए भी बेहतर है। और जैसा आपने कहा कि बीजेपी भी अपने टर्फ पर खेल रही है, बीजेपी भी चाहती है कि विपक्षी एकता का ये जो शिगुफा है या फिर गुब्बारा है कहीं से तो फूटता नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश आपका इस सत्य को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच अगली खबर यह भी है कि शराब कांड पर बवाल है, कोहराम है, और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिर से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाला मामले में फिर से 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। 7 दिन की ईडी रिमांड आज पूरी हो रही थी, आज ही पेशी हुई और फिर से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि 22 मार्च तक सिसोदिया ईडी की कस्टडी में रहेंगे। लेकिन इधर बवाल सड़क पर भी है, बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है और दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में भी आज जमकर दंगल हुआ है और सिसोदिया के इस्तीफे के नारे लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला भी अब आम आदमी पार्टी की बड़ी फजीहत का प्लॉट तैयार कर रहा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिर बड़ा झटका लगा। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। यानी 22 मार्च तक मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में रहेंगे। सिसोदिया की पेशी से ठीक पहले बीजेपी ने सड़क पर संग्राम किया।
केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने शराब घोटाले के सरगना इस्तीफा दो के नारे लगाए। केजरीवाल इस्तीफा दो, शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल इस्तीफा दो। शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का लगातार आंदोलन जारी है और हमारा ये मानना है कि इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए कि किस तरह से दिल्ली को लूटा गया है, किस तरह से दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने की कोशिश की गई है। तो ये जन जागरण अभियान का हिस्सा है। दिल्ली की जनता की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। दिल्ली की जनता इस बात को जानती है और यकीनन शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। आज भी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के त्यागपत्र की मांग करेंगे। दिल्ली में दर्जनों हजारों करोड़ रुपए के बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और इन सभी के मुख्य सूत्रधार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले की गूंज दिल्ली विधानसभा तक भी पहुंची। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जैसे ही सदन में अभिभाषण शुरू किया, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा कर दिया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखो और उनसे सवाल जवाब करने, गवाहों से आमना सामना करवाने की आड़ में उन्हें महीनों महीनों जेल में रखो। एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए। आज ये प्री ट्रायल बेल ना मिले, प्री ट्रायल जेल मनीष सिसोदिया जी को मिल जाए, इस पॉलिसी पे केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है। शराब घोटाले की लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक चल रही है। जाहिर है बीजेपी पहले से ज्यादा हमलावर है और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो शराब कांड पर सियासी संग्राम तो चल ही रहा है, लेकिन ईडी और सीबीआई की ये इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। हालांकि जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया, उसके ठीक बाद आम आदमी पार्टी ने जमकर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर। और यहां तक कि आज कोर्ट में भी जिस तरीके से सिसोदिया के लॉयर ने अपनी बातें रखी, तो उन्होंने ईडी पर आरोप एक तरीके से यह लगाया कि क्या सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी है ईडी, क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तब तक पूरी भी नहीं हुई, उसी के ठीक बीच में ईडी ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बीच कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि अगले 5 दिन भी ईडी की ही रिमांड में मनीष सिसोदिया को रहना होगा। कपिल गौड़ मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ हैं, ज्यादा बेहतर सत्य इस खबर का हम तक पहुंचा पाएंगे। कपिल, हम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है। हम पहले देख रहे थे कि ईडी सीबीआई के बेजा इस्तेमाल को लेकर क्वेश्चंस थे, सवाल थे, और अब जब एक तरीके से ईडी की रिमांड और मिली है 5 दिन की मनीष सिसोदिया को, तो लॉयर कह रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में कि क्या ईडी सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी है। इधर मनीष सिसोदिया मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। तो इन सब के बीच का सत्य क्या है? गरिमा, देखिए, जिस प्रकार से इस दिल्ली की शराब नीति के घोटाले के ऊपर जो पूरी राजनीति चल रही है, ये अपने आप में परत दर परत इसकी खुलती जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और उस सीबीआई की गिरफ्त में से ही अलग ईडी ने उनको अलग से गिरफ्तार कर लिया और आज उनकी 5 दिन की रिमांड और ज़्यादा बढ़ा दी गई है कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में 22 मार्च तक तो वो ईडी की गिरफ्त में रहेंगे। और हालांकि मनीष सिसोदिया ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनसे कोई पूछताछ ही नहीं की जा रही है। उन्हें जितने दिन वो अभी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें, और ईडी जो है बार बार कभी उनको कहीं शिफ्ट करती है तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करती है, लेकिन पूछताछ नहीं कर रही है। ऐसे आरोप मनीष सिसोदिया और उनके वकील के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जो मानसिक प्रताड़ना का जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी इसको अहम मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने देखा कि किस प्रकार से आज दिल्ली बीजेपी ने जो है वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन निकाला, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा। और यहाँ पे देखना ये भी लाजमी हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल एकदम अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े मंत्री, दोनों बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के अंदर जेल में बंद हैं। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि किस प्रकार से इन दोनों मंत्रियों को, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इन दोनों बड़े चेहरों को, इन दोनों बड़े नेताओं को किस प्रकार से बाहर निकाला जाए जमानत के ऊपर में और फोकस किया जाए
आने वाले चुनावों को लेकर के, क्योंकि 2024 में आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल का प्रोजेक्शन कर रही थी पीएम पद के लिए, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस सत्य से बिल्कुल कोई भी कपिल, नहीं लेकिन नकार फिलहाल एक सत्य यह भी है कि जाहिर सी बात है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी कोर्ट के सामने रखने के लिए ऐसे तथ्य होंगे, ऐसे सबूत होंगे जिनके बिना पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज फिर से 7 दिन की ईडी रिमांड के बाद इसको एक्सटेंशन दिया और 5 दिन इसको और एक्सटेंड करते हुए 22 मार्च तक का ईडी रिमांड मनीष सिसोदिया के लिए दे दिया है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल आपका इस बातचीत के लिए। इधर पश्चिम बंगाल दरअसल आज विपक्षी एकता का एपिसेंटर बना हुआ नजर आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बंगाल पहुंचे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, ममता बनर्जी का एक तरीके से सपोर्ट किया। ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल की जनता है, ये तमाम बयान दिए अखिलेश यादव ने। दरअसल आज बंगाल की धरती पर पहुंचने के बाद पहली बात उन्होंने कही कि मां दुर्गा का आशीष लेने आया हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं। पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो ममता बनर्जी के साथ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को धूल जटाने का काम ममता बनर्जी ने किया। मोदी सरकार ने संविधान को खत्म किया, संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पश्चिम बंगाल आया हूं। आपको ये भी हम बता दें कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के लिए पश्चिम बंगाल की धरती को चुना जाना भी एक बेहद महत्वपूर्ण पॉलिटिकल स्ट्रोक है, क्योंकि विपक्षी एकता का जो शिगुफा है बहुत बार सुना जाता है। 2024 के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, महासमर 2024 का सामने है। ऐसे में तमाम विपक्षी नेताओं की कोशिश है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को वापस सरकार में आने से रोकना है तो कहीं ना कहीं से कोई गोटी तो फिट करनी पड़ेगी। और इसीलिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल, जहां उन्होंने ममता बनर्जी की जमकर प्रशंसा की, केंद्र सरकार पर हमला बोला। हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए आगे हैं, चाहे हमारी गिनती कम हो, लेकिन हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारा संविधान देश का बचाना चाहते हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि अगर बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का चाहते हैं। तो मां दुर्गा का आशीष लेने आया हूं, क्योंकि ममता बनर्जी को एक वक्त पहले आरएसएस के नेता दुर्गा कहा करते थे जब वो लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। हालांकि अभी तो सत्ता नशीन है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन अखिलेश यादव वहां पहुंचे। सत्य प्रकाश मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। सत्य प्रकाश लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ। सत्य प्रकाश, ये जो अखिलेश यादव का बंगाल दौरा है, इसका असल सियासी सत्य हमें समझा दीजिए, क्योंकि ना तो सियासत का कोई परमानेंट दुश्मन है और ना ही सियासत का कोई परमानेंट दोस्त है। देखिए गरिमा जी, मैं आपको बता दूं, ये जो अखिलेश यादव ने कोलकाता में अपना ये कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है, ये कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया है। इनका सिर्फ ये मकसद था कि जो थर्ड फ्रंट है बीजेपी के खिलाफ जो भी बनेगा वो एकजुट करने की कोशिश है अखिलेश यादव की। मैं आपको बता दूं 2010 में जब किरणमय नंदा की पार्टी, ये पश्चिम बंगाल सोशलिस्ट पार्टी 2010 में विलय हुआ था समाजवादी पार्टी में, और उसके बाद 2012 में जो है वो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी कोलकाता में, और 2012 के बाद से ये उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाए थे। लेकिन उसके बाद ये जो ग्राफ है समाजवादी पार्टी का वो गिरता चला गया। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये लगता है कि हमें जो है वो अन्य राज्यों को मिला के भी चलना है, और जो इस साल के अंत में 3 हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुल मिलाकर ये अखिलेश यादव ने अपने बयान में भी ये कहा कि हमें एकजुट होना है और हम कम सीटें जरूर हैं, लेकिन आगामी किसी भी चुनाव में कम सीटें हम ना लें। इसको देखते हुए थर्ड फ्रंट की तरफ इनका रुख ज़्यादा है, और किसी भी हाल में ये 2024 का लोकसभा चुनाव ये ज्यादा से ज्यादा सीटें पाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं छिटकती जा रही है। सत्य प्रकाश, देखिए जिस तरीके से संसद के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है, तो टीएमसी हिस्सा नहीं बन रही है उन विरोध प्रदर्शनों का, भले ही वो अलग से विरोध प्रदर्शन कर ले रहे हैं। ठीक यही हाल अखिलेश यादव का भी है, और यहां पर एक और फ्रंट के भीतर एक और फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस का को लीडर के तौर पर
स्वीकार कर पाना बहुत सारे उन दलों के लिए मुश्किल हो रहा है जो अपने आप को कांग्रेस से ऊपर भले ही फेस वैल्यू में मानते हैं, भले ही लोकसभा की सीटों के लिहाज से मानते हैं, या फिर उसके कोई और कारण हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश इस सत्य को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब चलते चलते जिक्र बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सूबे के कई जिले ऐसे हैं जहां से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। इस हड़ताल के चलते बिजली की सप्लाई भी बाधित हुई है। हालांकि योगी सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हिंसा किसी भी तरह की अगर विरोध की आड़ में होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का आक्रोश चरम पर है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसकी वजह से बिजली सप्लाई भी बाधित हो रही है। सूबे की अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिजली कर्मचारियों का यह आक्रोश देखिए। लखनऊ, बहराइच और संत कबीर नगर में बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हालात बेकाबू न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। बिजली कर्मचारियों की यह हड़ताल जिन मुद्दों को लेकर है वो है बिजली सप्लाई के निजीकरण का विरोध, सप्लाई निजी कंपनियों से वापस लेने की मांग, ओबरा अनपरा यूनिट एनटीपीसी को सौंपने से नाराज, कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष न चुने जाने का विरोध, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के रवैये से परेशान, सरकार ने समझौते की शर्तों को लागू नहीं किया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि अगर बिजली संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। योगी सरकार की इस चेतावनी से साफ है कि जायज मांगों को भले ही सुन लिया जाएगा, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।